बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। हम लोग पर्यावरण की अगली कक्षा अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारी टीम और हमारे द्वारा पढ़ाई गई कक्षाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। आइए आज के विषय पे चलते हैं। अपशिष्ट। अपशिष्ट को सामान्य भाषा में हम कचरा कहते हैं। अपशिष्ट का मतलब है मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक प्रयोग के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ को अपशिष्ट कहते हैं। जैसे हम लोग सब्जी लाते हैं तो उसका जो छिलका हो गया वो अपशिष्ट हो गया। कोई सामान लाते हैं मार्केट से तो प्लास्टिक हो गया, वो भी अपशिष्ट हो गया। रैपर हो गया, वो भी अपशिष्ट हो गया। तो अपशिष्ट कई प्रकार के, जैसे हम लोग नहाए उसके बाद जो वेस्टेज हो गया पानी का वो निकला, वो भी अपशिष्ट हो गया। खाना बना तो ईंधन का जो धुआं निकला वो भी अपशिष्ट हो गया। तो देखेंगे छिलका, प्लास्टिक, पानी, खाना, साबुन का झाग, ये भी अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो अपशिष्ट से तात्पर्य हमारा क्या है कि मानव या जीवों के दैनिक उपयोग के परिणाम स्वरूप जो अनुपयोगी पदार्थ निकले वो क्या हो गए? अपशिष्ट हो गए। अपशिष्ट को सामान्य भाषा में हम लोग कचरा कहते हैं। जैसे सब्जी का छिलका, साबुन का झाग, प्लास्टिक, धुआं, आदि। ठीक, आगे देखेंगे कि अपशिष्टों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे ये सब्जी का छिलका है, ये प्लास्टिक हो गया, धुआं हो गया और साबुन का झाग। ठीक, इसमें धुआं देखेंगे वो क्या है आपका, ये गैस है। तो एक जो हमारा वर्गीकरण होगा अपशिष्टों का उसमें एक हो जाएगा गैसीय। ये सब क्या है? छिलका हो गया। ये क्या हो गया आपका? ठोस। तो एक दूसरा इसका वर्गीकरण जो होगा वो ठोस अपशिष्ट होगा। और एक जैसे नहाते हैं तो जो पानी है अनुपयोगी, वो किस में आ गया? द्रव अपशिष्ट में। तो हम लोग अपशिष्टों का वर्गीकरण तीन तरीके से कर सकते हैं अध्ययन के लिए। पहला ठोस अपशिष्ट, दूसरा द्रव अपशिष्ट और तीसरा गैसीय अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठोस अपशिष्ट के में जैसे उदाहरण में लेंगे छिलका, प्लास्टिक, मोबाइल आपका जो बेकार का है, जो खराब हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो बेकार हैं, अनुपयोगी हैं, वो ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। इसमें भी ठोस अपशिष्ट में भी दो प्रकार के हो जाते हैं। ठोस अपशिष्ट में भी दो प्रकार के हो गए अपशिष्ट। एक जो सड़ गल जाते हैं, जो सड़ गल जाते हैं, जैसे कागज हो गया, सब्जी हो गया आदि। और एक दूसरे जो कुछ समय या वर्षों तक उपस्थित रहते हैं। इसमें आप ले लेंगे प्लास्टिक, थर्माकोल। देखिए हम लोग पढ़े ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट
में छिलका, प्लास्टिक, खराब मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, कुर्सी में जो टूटे पड़े हैं आपके घर में अनुपयोगी वस्तु, वो सब ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। अब ठोस अपशिष्ट में को भी दो श्रेणी में रखा जाएगा। एक हो जाएगा ऐसे कि जो मतलब प्रकृति में विलयित हो जाते हैं या सड़ गल जाते हैं, उसमें आएगा आपका कागज़ हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, मान लीजिए पेड़ से गिरा हुआ जो पत्ती होता है वो भी सड़ जाता है, वो भी आ जाएगा इसमें। दूसरा हो आपका आ गया इसमें जो सड़ेंगे नहीं, कुछ समय या कुछ वर्षों तक प्रकृति में अपनी अवस्था में मौजूद रहेंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया, थर्माकोल हो गया, ये सब चीज़ें ठोस अपशिष्ट के ही अंतर्गत आती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति में कहीं ना कहीं भी किसी रूप में ये कुछ समय या वर्षों तक बनी रहती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे द्रव अवशिष्ट। नालियों द्रव अवशिष्ट में क्या लिखेंगे, जैसे नहाने के बाद या अनुपयोगी पानी। जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों के कचरे जो वाहित होते हैं, मतलब पानी रूप में होते हैं, जैसे किस किस कंपनी, जैसे चमड़ा शोधन कंपनी है, तेल शोधन है, ठीक, कोई रासायनिक उर्वरक की कंपनी है, रासायनिक उर्वरक कंपनी है। इसमें से जो अपशिष्ट नालों के माध्यम से, सीवर के माध्यम से, नदी या नालों में गिर जाते हैं, वो किस में आते हैं, द्रव अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। अगला जो हम लोगों का अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट, चिमनी से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, घरों में रसोई गैस या रसोई ईंधन, इसे लिखेंगे रसोई ईंधन, से निकलने वाला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। ई कचरा, एक नया कंसेप्ट आया है। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कचरा मतलब वेस्ट। ई कचरा हमारे दैनिक उपयोग में, हमारे घरों में प्रयोग में आने वाले वो सभी उपकरण जो अनुपयोगी हो जाते हैं, ई कचरा की श्रेणी में आते हैं। ठीक, ये बात हो गई आपके अपशिष्ट और अपशिष्ट के प्रकार के बारे में हम लोगों ने इतना जाना। अब देखिए अपशिष्टों का प्रबंधन कैसे किया जाए। अपशिष्टों का प्रबंधन होने से ये होगा कि जो अनावश्यक कचरे हैं, अनावश्यक अपशिष्ट है, उनकी डंपिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के भारत में उभर रही है, भारत या किसी अन्य देशों में। तो उसके प्रबंधन के लिए हम लोगों ने या सरकार ने 4R का कंसेप्ट लाया है, 4R का विचार लाया है, जिसको हम देखते हैं। पहला R1 मतलब पहला रिफ्यूज़ करिए, मतलब मना करिए। किसी भी ऐसे अपशिष्टों के प्रयोग को मना करिए जो आपके लिए अनुपयोगी हो या उसके बदले आप किसी और चीज़ को उपयोग में ला सकते हैं। वैसे अपशिष्ट के लिए आप पहला क्या करिए, उसको रिफ्यूज़ करिए। दूसरा R है R2, रिड्यूस करिए, कम उपयोग करिए, उसको कम करिए। जैसे प्लास्टिक का थैला है, एक ही थैले को घर पे रखिए और जब आप बाज़ार जाएं तो दूसरा थैला न लें और उसी थैले का उपयोग करिए। इससे क्या होगा
कि जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में, उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और कमी आएगी तो दूसरा जो R2 है, रिड्यूस करना, कम करना, ये क्या होगा, सही साबित होगा। तीसरा रीयूज़, पुनः उपयोग करना है किसी भी चीज़ का, मतलब एक बार प्रयोग के सिद्धांत को क्या करना है, या तो हटा ही देना है या कम करना है। किसी भी चीज़ का बार बार प्रयोग करना है जब तक वह प्रयोग में आए, ठीक। और जो चौथा R है हम लोगों का, रिसाइकिल करिए, पुनः चक्रण करिए। जैसे सब्जी का छिलका है, ठीक, उससे हम लोग जैविक खाद बना सकते हैं। या जितनी सब चीज़ें बातें बताई जा रही है वो NCERT और यूपी बोर्ड और अन्य प्रकाशन जो महत्वपूर्ण इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं या प्रयोग किए हैं या इस पे उनका शोध है, उन सब का निचोड़ हमारी कक्षा में बताया जा रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको भले ही यह कक्षा साधारण प्रतीत होती हो, लेकिन ये बहुत ही, आपको कहीं भी ये चारों कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं मिलेगा। आप देखिएगा। और परीक्षा में अब नया प्रश्न पूछने का तरीका यही है कि अपशिष्ट निस्तारण प्रबंधन में लिए 4R में चारों आरओ का मतलब बताइए। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको यह आता होगा, आप टिक कर देंगे। अब अगला हम लोग देखेंगे कि अपशिष्टों का जो सही प्रबंधन नहीं हो पाया, उससे कई त्रासदी हुई। उसमें एक महत्वपूर्ण त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी के नाम से उसको हम जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी ये क्या था, कब घटित हुआ था ये, और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ, ये जानेंगे। ये आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड पेप्सिसाइड की एक फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री थी। उसमें 2-3 दिसंबर 1984 को गैस रिसाव हुआ। उस गैस का क्या नाम था? जो गैस का रिसाव हुआ उस गैस का नाम था मेथिल। जिस गैस का रिसाव हुआ मेथिल आइस साइनाइड। इसी गैस का रिसाव हुआ फैक्ट्री से, जो यूनियन कार्बाइड पेप्टिसाइड फैक्ट्री थी। तो आपका ये एक महत्वपूर्ण विषय है परीक्षा की दृष्टि से। वैसे तो यह मानव आपदा के लिए यह 2-3 दिसंबर 1984 बहुत ही काला दिवस है। अभी आज तक उस क्षेत्र में लोग लूल्हे, अपंग पैदा होते हैं। कई हजार लोग मारे गए थे, कई हजार मरे थे। परीक्षा में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार आप किसी भी परीक्षा में उठाकर देख लीजिए पुराना पेपर, उसमें ये पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई। तो घटना हुई 2-3 दिसंबर 1984। 2-3 दिसंबर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि
2 दिसंबर की रात में 12:30 बजे के बाद ये घटना हुई। इसलिए 2 दिसंबर भी आता है, 3 दिसंबर भी आता है, अलग अलग भी आ जाता है, 1 तारीख भी आ जाता है। ठीक, उसके बाद ये पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ। तो भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। मिनीमाता रोग अकुशल प्रबंधन के द्वारा एक और मानव जनित त्रासदी हुई जिसको हम मिनीमाता नाम देते हैं। मिनीमाता रोग उसी से फैला। मिनीमाता रोग एक पारे की कंपनी थी जापान में, तो जापान में एक पारे की कंपनी थी जिसका पानी मिनीमाता खाड़ी में गिरता था। ये घटना वर्ष 1950 की है। ठीक, तो अचानक ये जैसे ये घटना कैसे पता चली कि मिनीमाता रोग में क्या दिक्कत आ गई है। ये जो मिनीमाता खाड़ी थी उसमें जो मछलियाँ रहती थी और जितने क्षेत्र में इस कंपनी का ये पारा का पानी गिरता था, वहाँ की जो मछलियाँ थी, इसको जो लोग खाए उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात ये मछलियाँ पारे से दूषित पानी को पी और इन मछलियों को जो लोग भोजन के रूप में ग्रहण किए उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो अनुसंधान हुआ कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस जांच पड़ताल के बाद पता चला कि पारे की कंपनी के द्वारा जो अवशिष्ट जल के रूप में इस खाड़ी में गिराया जाता है, उस खाड़ी में पारे का पानी पीने से मछलियाँ दूषित होती हैं और उस दूषित मछली को जो लोग खाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी खाड़ी के नाम पे इस रोग का नाम दिया गया मिनीमाता रोग। ठीक, तो आमतौर पर प्रश्न में पूछा जाता है कि मिनीमाता रोग किससे होता है। तो हमारा जवाब होगा पारा। ठीक, अब अभी हाल में ही भारत में एक और स्टायरीन गैस के रिसाव की घटना आई है जो अकुशल प्रबंधन का ही देन है। यह घटना विशाखापट्टनम कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में एक कंपनी थी जिसका नाम था एलजी पॉलीमर कंपनी। अभी मार्च अप्रैल की घटना है, इसी वर्ष की। एलजी पॉलीमर कंपनी थी जिसमें स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ और वहाँ पे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करंट से भी जुड़ा हुआ है। पूछेगा कि जो एलजी पॉलीमर कंपनी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। मिनीमाता रोग किससे होता है? तो मिनीमाता रोग पारे से होता है। मिनीमाता खाड़ी कहाँ है? मिनीमाता खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये जापान में। अब आइए जो हम लोग पढ़े उस विषय से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं। 2 कॉलम दिए गए हैं, अ और ब, सही मिलान करना है। पहले कॉलम में क, ख, ग, घ और च 5 है। पहला क में क्या है? द्रव अपशिष्टों का निस्तारण हेतु, ख सूखे कचरे हेतु, ग नीले कचरे हेतु, घ जैविक कचरे का पुनः चक्रण, च ठोस अपशिष्ट संक्रामक जो होते हैं को जलाना चाहिए। ठीक, तो द्रव अपशिष्टों के निस्तारण हेतु क्या करेंगे आप बताइए? द्रव अपशिष्टों के निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
ठीक। सूखे कचरे के निस्तारण हेतु नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे। गीले कचरे के निस्तारण हेतु हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे। जैविक कचरे का पुनः चक्रण करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग की विधि कहते हैं। और ठोस अपशिष्ट संक्रामक को कैसे जलाना चाहिए, एक विशेष प्रकार की इसमें संक्रामक कचरा होता है, ये बंद होती है भट्ठी, ताकि जो धुआं निकले, धुआं ना निकले। तो हम लोग देखें कि द्रव अपशिष्टों के निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था होनी चाहिए। सूखे कचरे हेतु हम लोग नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। गीले कचरे हेतु हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। जैविक कचरे का पुनः चक्रण कंपोस्टिंग कहा जाता है। और ठोस अपशिष्ट जो संक्रामक होते हैं को बंद भट्ठी अर्थात विशेष प्रकार की भट्ठी में जलाना चाहिए। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें भी सही का मिलान करना है। 2 कॉलम दिए गए हैं, अ और ब। अ कॉलम में बायोगैस, कंपोस्ट खाद, गैसीय अपशिष्ट, जल निकास तंत्र में बाधा, अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना। दूसरे कॉलम में दिया गया है धुआं, जैविक अपशिष्ट, फलों सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। अगला है पुनः चक्रण और पॉलीथीन। सही कूट का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाने को क्या कहते हैं, पुनः चक्रण। ठीक। जल निकास तंत्र में बाधा किससे होती है, पॉलीथीन। पॉलीथीन से जल निकास तंत्र में बाधा होती है। गैसीय अपशिष्ट की श्रेणी में क्या आता है, जैसा हम लोग पढ़े, धुआं। ठीक है। बायोगैस किससे होता है, ये बायोगैस क्या है, जैविक अपशिष्ट। और कंपोस्ट खाद किससे बनता है, फलों सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियों से। आप इसको सही से मिला के और लिखिएगा। आपको ये कक्षा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग को जो समझ में ना आता हो वो प्रश्न के माध्यम से पिक्चर लेके आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम आपको तुरंत अविलंब उसका उत्तर देंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें। हमारी और भी वीडियोस इल्विन क्लासेस चैनल पे पड़ी है, उसमें जाए, वीडियो सेक्शन में जाकर और पर्यावरण से जुड़ी समस्त कक्षाओं को आप एक ही साथ निःशुल्क देख सकते हैं। धन्यवाद।